दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही बांग्लादेश को छोड़ दिया है। 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और आखिरी 3 बार से यानी लगभग 16 सालों से देश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज शेख हसीना को इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई है? आखिर शेख हसीना का झोला क्यों उठ गया बांग्लादेश से? इसके पीछे तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं पर गौर करने पर एक बात तो साफ हो जाती है कि लोकतंत्र के साए में तानाशाही मॉडल चलाने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं जनता को सड़क पर लेकर आ जाती है। और जनता को जब सड़क पर लेकर आ जाती है, मुद्दा आधारित विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, तो उसके बाद सत्ता का बने रहना, सत्ता का अपने तानाशाही मॉडल के साथ कायम रहने की कोशिश करना उस देश में न सिर्फ उस सत्ता के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी एक बड़े खतरे के तौर पर सामने आता है। आज की तारीख में हमें नहीं पता कि बांग्लादेश में सेना के सहयोग से जो अंतरिम सरकार बनने जा रही है वो अंतरिम सरकार कितने दिनों में लोकतंत्र बहाल करेगी। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर हम जरूर यह उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की नई सुबह बहुत जल्द होगी। शेख हसीना का झोला उठा है, लोकतंत्र का झोला बांग्लादेश से नहीं उठेगा। यह उम्मीद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से हम जरूर करते हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते हम जरूर करते हैं। शेख हसीना भारत की दोस्त रही है, लेकिन भारत की दोस्त होने से यह कतई नहीं होता कि शेख हसीना को या किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि वो भारत का दोस्त है उसे तानाशाही मॉडल पर चलने की छूट मिल जाए। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था? चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा नहीं था। चुनाव प्रक्रिया पर जब लोगों का भरोसा नहीं था, उसके बाद गोदी मीडिया का एक ऐसा साम्राज्य विकसित हो गया जहां बांग्लादेश के अंदर भी जो सत्ता कहे उसे ही सबसे बेहतरीन तरीका बताकर, सबसे बेहतरीन और विकास का नजरिया बताकर पेश किया गया। जो सत्ता कहे वही अंतिम सत्य है। यही बांग्लादेश के अंदर जो मीडिया था उसका सूत्रवाक्य बन गया था। ज्यादातर मौके पर अदालतें, जो बांग्लादेश की अदालतें हैं, वो सत्ता के हिसाब से, सत्ता के मिजाज के हिसाब से फैसले देने लगी। और जो तानाशाही मॉडल का जो सबसे नायाब और अनूठा तरीका होता है, चाहे बांग्लादेश हो या दुनिया के किसी देश में हो, हर जगह ये देखने को मिलता है कि तानाशाही मॉडल की जो विशेषताएं होती हैं उनमें एक गोदी मीडिया का तंत्र खड़ा करना, अदालतों को काफी हद तक सरकार के अनुरूप बना लेना, और इन सब से आगे बढ़कर कि लोग जब सड़क पर उतर जाएं तो उन्हें देशद्रोही और गद्दार कहने की हद तक चले जाना। और ये तमाम चीजें बांग्लादेश में दिखनी शुरू हो गई थी। ताजा वाकया शेख हसीना के इस्तीफे का है और इस्तीफे की जो वजह है उन पर हम अभी आपको बताएंगे कि वजह क्या है और क्यों यह विरोध इतना इस स्तर पर पहुंच गया। आज की जो तस्वीरें बयान करती है कि प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के छात्र और नौजवान प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस गए। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बिस्तर पर नौजवान वहां घुसकर आराम कर रहे हैं, वहां से तानाशाही मॉडल के खिलाफ अपनी विक्ट्री का शंखनाद कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, वहां के स्विमिंग पूल में भी, प्रधानमंत्री आवास के स्विमिंग पूल में भी नाव और बोट चलाते हुए नौजवानों का हुजूम दिख रहा है। यहां तक कि नौजवानों के हुजूम के बीच से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें बत्तख, खरगोश, तकिया, बकरी, सब कुछ प्रधानमंत्री आवास से उठा कर वहां के नौजवान लेकर जा रहे हैं, प्रदर्शनकारी लेकर जा रहे हैं। तो प्रदर्शनकारियों के इस प्रकार के रवैये की कतई उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए शेख मुजीब की बेटी के खिलाफ आंदोलन यह दुनिया के एक बड़े आश्चर्य के रूप में सामने आ रहा है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का जब नाम लिया जाता है तो वो नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर वो नाम लिया जाता है, एक ऐसे प्रहरी के तौर पर जिन्होंने लोकतंत्र की खातिर जब अविभाजित पाकिस्तान में बहुमत के करीब होने के बावजूद उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, तो बांग्लादेश में लोकशाही की एक ऐसी मशाल जल उठी जिस मशाल ने पूर्वी पाकिस्तान, जब उसे कहा जाता था, उसे बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र का उदय भारत के सहयोग से हुआ था। एक ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर शेख मुजीब ने बांग्लादेश के आवाम को और पूरी दुनिया को संबोधित किया था। लेकिन अब
बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शेख मुजीब की बेटी के ऊपर, शेख हसीना उनकी बेटी है, उनके ऊपर, लोकतंत्र के प्रहरी की एक बेटी के ऊपर तानाशाही का इतना बड़ा आरोप बांग्लादेश के नौजवान छात्र सब लगा रहे हैं। इतना बड़ा विद्रोह, इतना बड़ा रिवोल्ट जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, दरअसल उसकी बुनियाद एक दिन से नहीं पड़ रही थी। पिछले कई चुनाव से आरोप लग रहे थे कि बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे, वहां के चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन बांग्लादेश के चुनाव पर सवाल उठने के लिए सबसे बड़ा जो कारण और लेटेस्ट जो अंतिम परिणाम जो बांग्लादेश के रहे, लेटेस्ट इलेक्शन रिजल्ट, वो इस प्रकार से रहे जिसमें बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया, क्योंकि उसे इलेक्शन सिस्टम पर भरोसा नहीं था। पूरी दुनिया में कई इलाकों से बांग्लादेश में लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को की शुचिता के ऊपर सवाल उठे, और जो चुनावी नतीजे आए, 300 सीटों वाली बांग्लादेश की संसद में 224 सीटें शेख हसीना की पार्टी ने जीती, 3/4 बहुमत हासिल किया, और दूसरे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को केवल 11 सीटें मिली। 62 सीटें निर्दलीय और दूसरे लोगों ने जीती थी। ये हालात बांग्लादेश के चुनाव के थे कि मुख्य विपक्षी पार्टी चुनाव के बहिष्कार की हद तक चली जाए। लेकिन अब बांग्लादेश को जब हम इस रूप में याद कर रहे हैं कि इतनी बड़ी क्रांति नौजवानों ने कर दी है, इतनी बड़ी क्रांति छात्रों ने कर दी है, और इतनी बड़ी क्रांति की बुनियाद जो बांग्लादेश में नौजवानों और छात्रों ने रखी है, ये अलग तरह की एक चिंता भी व्यक्त कर रही है। चिंता ये कि बांग्लादेश में तानाशाही खत्म करने के नाम पर कहीं नए तरीके की तानाशाही तो जन्म लेने नहीं जा रही है, कहीं लोकतंत्र को लाने के नाम पर जनरल जियाउल हक की तरह एक डमी सरकार बनाकर सेना तो शासन नहीं करेगी। ये तमाम सवाल निश्चित तौर पर आज की तारीख में प्रासंगिक हो गए हैं कि शेख हसीना की तानाशाही के विरोध में, शेख हसीना की तानाशाही के विरोध में उपजे आंदोलन से निकलकर जिन लोगों ने बांग्लादेश में क्रांति की बुनियाद तैयार की, उस क्रांति के फलस्वरूप क्या वाकई लोकतंत्र के सूरज का उदय होगा, या लोकतंत्र के सूरज को अस्त करने वाली ताकतें ज्यादा प्रभावी रूप में सामने आ जाएगी। ये चिंता बरकरार रहेगी, और तब तक बरकरार रहेगी जब तक बांग्लादेश का लोकतांत्रिक परिवेश वापस अपने पुराने ढांचे पर नहीं आ जाता। सबसे बड़ा सवाल दरअसल आज ये उठता है कि आखिर ये बुनियाद कैसे पैदा हुई, जिस बुनियाद में सालों से, तकरीबन 7-8 सालों से कहें तो जो एक माहौल बना हुआ था कि बांग्लादेश एक तानाशाही मॉडल की तरफ जा रहा है, बांग्लादेश में कुछ भी निष्पक्ष नहीं है, सत्ता का विरोध करना देशद्रोही की कैटेगरी में आने के बराबर है, और जो अंदर खाने जो चिंगारी उबल रही थी, अंदर खाने जिस प्रकार की के हालात बांग्लादेश में बन रहे थे, उसने अचानक इतने बड़े प्रदर्शन का स्वरूप आखिर कैसे ले लिया। दरअसल 5 जून को बांग्लादेश में हाई कोर्ट का एक फैसला आया, और उस फैसले में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल हो चुके लोगों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों और वहां के शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण है, उसे बढ़ाकर 56% करने का आदेश हाईकोर्ट से आ गया। पहले आरक्षण 30% था, और यहीं से बांग्लादेश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के जो लोग भागीदार थे, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के नाम से जो नए राष्ट्र के तौर पर उदय हुआ, उसमें भारत की सेना के अलावा जो सबसे बड़ा योगदान था, भारत की सेना ने सिर्फ वहां के मानवाधिकार की रक्षा के लिए और अपनी सीमाओं पर बढ़ते दबाव के लिए, जो आज जैसे बीएसएफ कर रही है कि अपनी सीमाओं पर चाक चौबंद व्यवस्था बढ़ा दी गई है भारत की सीमाओं पर, उससे थोड़ा आगे जाकर मानवाधिकार के दायरे को देखते हुए भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया था। असल लड़ाई तो शेख मुजीब और मुक्ति संग्राम के सेनानियों ने लड़ी थी। उन्हीं सेनानियों के परिवारीजनों के, उनके वंशजों के लिए वहां 30% आरक्षण निर्धारित था। अब उसे बढ़ाकर 56% करने की मांग को करने की व्यवस्था हाईकोर्ट ने कर दी। यहां से प्रदर्शन शुरू हुआ। ध्यान रखिए 5 जून की तारीख है, और प्रदर्शन जब बढ़ने लगा तो इन प्रदर्शनकारियों को गद्दार, देशद्रोही और न जाने आतंकी और न जाने क्या क्या कहा गया सत्ता की तरफ से, जो आमतौर पर तानाशाही मॉडल में होता भी है कि जब भी सत्ता से सवाल पूछे जाएंगे, जब भी सत्ता के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा करने की कोशिश होगी, तब उसे देशद्रोही और
गद्दार घोषित कर दिया जाएगा, गोदी मीडिया के भोंपू वहां पर तैनात हो जाएंगे। वही बांग्लादेश में हो रहा था। और 21 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट, जो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है, उसने फैसला सुनाया। और फैसला यह सुनाया कि बांग्लादेश में पूर्व सैनिकों के लिए 56% तो छोड़िए, पूर्व से जो 30% की आरक्षण की व्यवस्था थी वो भी नहीं रहेगी, और वो अब आरक्षण की व्यवस्था सिंगल डिजिट में होगी, उसका प्रतिशत सिंगल डिजिट में होगा। केवल 7% आरक्षण बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के सेनानियों के वंशजों के लिए होगा। यह एक न्याय संगत फैसला भी था, लेकिन आंदोलन तब तक काफी बढ़ चुका था। और आंदोलन बढ़ने के पीछे वजह यह थी कि स्वतंत्रता सेनानी या उस वक्त बांग्लादेश की जो भी जनसंख्या रही हो 1971 में, उस तुलना में आज बांग्लादेश की जनसंख्या तकरीबन 18 करोड़ है, कई गुना ज्यादा है। और उस वक्त जो परिवार शहीद हुए बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में, या जो लोग उसमें भाग लिए, उनके परिजनों के नाम पर इतनी बड़ी आबादी को सरकारी नौकरियों के दायरे में आरक्षण देकर उनके अवसर को सीमित करने का जो मुद्दा था, यही असली मुद्दा था। और इस मुद्दे के साथ शेख हसीना की पार्टी जज्बाती तौर पर कैसे जुड़ती चली गई, या कैसे उसे सिंबलाइज कर दिया गया। दरअसल बांग्लादेश मुक्ति संग्राम उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में चला था, और ज्यादातर लोग और वैसे परिजन, वैसे मुक्ति संग्राम से जुड़े हुए लोगों के परिजन, स्वाभाविक है कि शेख हसीना जो शेख मुजीब की बेटी है, उनके साथ उनकी सहानुभूति हुआ करती थी। वह उनके कोर वोटर की भूमिका भी निभाते थे। तो अपने कोर वोटर के हितों का संरक्षण और इस संरक्षण का आरोप शेख हसीना की पार्टी पर बढ़ता चला गया। और जब यह आरोप बढ़ता चला गया, उसके बाद से आंदोलन तेज होता गया, और सत्ता की तरफ से आंदोलन को दबाने की, उसका दमन करने की तमाम कार्रवाइयां अपने स्तर पर चलती चली गई। और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाता, आरक्षण की प्रक्रिया को, आरक्षण के नंबर्स को 56% बढ़ाए जाने की जगह सिंगल डिजिट में लाकर रेस्ट्रिक्ट करता, तब तक बांग्लादेश में गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी बह चुका था। तब तक बांग्लादेश का आंदोलन अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच चुका था, और सत्ता विरोधी माहौल इस तरह से तैयार हो गया, जिस तरह से बांग्लादेश में किसी ने सोचा नहीं था कि बांग्लादेश के निर्वाचित सरकार की प्रधानमंत्री के आवास में लाखों प्रदर्शनकारियों का हुजूम घुस जाएगा। बांग्लादेश के निर्माता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ दी जाएगी। बेहद दुखद घटना हुई है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि आंदोलन करना अपनी जगह है, और राष्ट्र के सबसे सम्मानित व्यक्ति शेख मुजीब से बड़ा आइकॉन बांग्लादेश में कोई नहीं हुआ। शेख मुजीब की प्रतिमा को तोड़कर गिरा देना, यह निश्चित तौर पर आंदोलनकारियों के द्वारा की गई एक बहुत बड़ी गलती है, जो नहीं होनी चाहिए थी। सत्ता के खिलाफ आंदोलन एक अलग चीज है। हर नागरिक को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार हर लोकतांत्रिक देश में होता है, होना भी चाहिए, लेकिन राष्ट्र निर्माताओं की मूर्तियां गिरा देना निश्चित तौर पर यह बेहद जघन्य कृत्य है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हालात बांग्लादेश के जो बता रहे हैं, उस हालात में वो तमाम उपलब्धियां धूमिल हो जाती है जो 2016 से 2020 के बीच शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहने के दरमियान ही बांग्लादेश ने हासिल की। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, दुनिया के दूसरे देशों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, और कपड़ा इंडस्ट्री की बहुत बड़ी खेप बांग्लादेश पहुंच गई, क्योंकि वहां सस्ते बुनकर मौजूद थे, सस्ता श्रम वहां मौजूद था, स्किल्ड लेबर वहां मौजूद थे, और चाहे जितने बड़े ब्रांड के शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, साड़ियां आपके हमारे घरों में आती है, ज्यादातर मेड इन बांग्लादेश होती है, जितने बड़े ब्रांड के नाम आप जानते हैं। और उसने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया। वैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने का काम मोहम्मद यूनुस की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माइक्रो फाइनेंसिंग के प्रयोग ने भी किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों ने पिछले एक दशक के दरमियान बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना बढ़ा दिया। भारत के तकरीबन 1.5 गुना तक पहुंच गई बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय। $2800 प्रति व्यक्ति को बांग्लादेश की आय पार कर गई, जबकि भारत में अभी ये $2000 के आसपास झूल रही है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश ने कितनी तेज आर्थिक तरक्की की। लेकिन इस तेज आर्थिक तरक्की के दौर में लोकतांत्रिक मर्यादाओं के ऊपर तानाशाही मॉडल को इंपोज करने की कोशिश शेख हसीना के ऊपर भारी पड़ती चली गई। और न सिर्फ शेख हसीना के ऊपर बल्कि बांग्लादेश के एक लोकतांत्रिक इतिहास, एक गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास और लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन के फलस्वरूप बने हुए देश के साथ एक इतना बड़ा खेल हो गया, जिस खेल ने लोकतंत्र को ही वहां खतरे में डाल दिया है। आने वाले वक्त में बांग्लादेश इसकी भरपाई कैसे करेगा, दक्षिण एशिया इसकी भरपाई करेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ताजा खबर यही मिल रही है कि दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर, जो सेना का एयरबेस है, शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाल कर लाने वाला विमान पहुंच चुका है। अब इसके आगे वो कहां जाएंगी ये अभी तक तो नहीं बताया जा रहा। लेकिन एक समय में जब शेख मुजीब को बांग्लादेश में बड़े ही क्रूरतम तरीके से मार दिया गया था, उसके बाद उनके पूरे परिवार, जिसमें शेख हसीना भी थी, उन्हें भी भारत में ही शरण मिली थी। लंबे वक्त तक दिल्ली के लाजपत नगर में वो रहा करती थी और एक बार फिर पुरानी दोस्ती की मिसाल को कायम रखते हुए भारत ने उन्हें जगह दी है। अब आगे वो भारत में रहेंगी, आगे जाएंगी, ये सरकार और शेख हसीना खुद तय करेंगी। लेकिन भारत का दोस्त होना निश्चित तौर पर इस दोस्ती को एक मिसाल माना जाता है, जो भारत और बांग्लादेश में अवामी लीग, चाहे भारत में किसी पार्टी की सरकार हो, बांग्लादेश की अवामी लीग और शेख हसीना के साथ जो भारत के गाढ़े संबंध रहे। लेकिन इस गाढ़े संबंधों की बुनियाद लोकतंत्र के आश्रय पड़ी थी, लोकतांत्रिक आंदोलन के आश्रय पड़ी थी। और अब उस लोकतांत्रिक आंदोलन के आश्रय पड़ी संबंधों की बुनियाद के ऊपर जब तानाशाही मॉडल की एक ऊपर से परत चढ़ने लगे, बांग्लादेश में सत्ता व्यवस्था के द्वारा उस परत को चढ़ाने की कोशिश हो, तो पूरी दुनिया के लिए एक सीख मिलती है कि दोस्ती अपनी जगह, दोस्ती की मिसालें अपनी जगह, दोस्ती के कस्मे वादे अपनी जगह, दोस्ती के नाते असाइलम और तमाम दूसरी चीजें अपनी जगह। लेकिन दोस्ती के आगे तानाशाही मॉडल को स्वीकार करना और उसे पनपने देना और उस पनपने देने में अपना समर्थन देने का रिस्क दुनिया की कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं ले सकती, भारत ने भी नहीं लिया। शेख हसीना का स्वागत है, लेकिन शेख हसीना ने जिस प्रकार से 7-8 सालों में सरकार को चलाया है और जो बांग्लादेश के नौजवानों का आरोप है, उस शासन मॉडल का निश्चित तौर पर दिल्ली स्वागत नहीं करती, करना भी नहीं चाहिए। और दुनिया के हर तानाशाह के लिए एक बड़ी सीख है कि चाहे जितना बड़ा गोदी मीडिया का भोंपू खड़ा कर लिया जाए, जितना बड़ा न्यायपालिका के ऊपर कब्जे की कोशिश कर ली जाए और जितना चुनाव में धांधली कराकर सत्ता को अपने पास बनाए रखने की कोशिश कर ली जाए, एक बार जब जनता जाग जाती है तो जो बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले जो श्रीलंका में हुआ, वो दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनाक्रोश के रूप में सामने आ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत इसका जीवंत उदाहरण है। जब इतनी बड़ी तानाशाही तो भारत में नहीं आई थी, लेकिन जब इमरजेंसी थोपी गई थी इस देश के ऊपर, तो इमरजेंसी के दरमियान इस देश की जनता ने रिएक्ट किया था, सत्ता बदल दी थी। बांग्लादेश में तो इमरजेंसी के साथ साथ आज की तारीख में कहें तो कर्फ्यू लगाने, गोलीबारी करने और आंदोलन को दमन चक्र के द्वारा कुचलने की कार्रवाई की जा रही थी। और इस कार्रवाई ने सत्ता के साथ साथ सत्ता को तो पलटा ही है। शेख हसीना की सत्ता का झोला तो बांग्लादेश से उठ ही गया है, लोकतंत्र के झोले पर खतरा मंडरा रहा है। उम्मीद है बांग्लादेश में लोकतंत्र का सूरज अस्त नहीं होगा। देखते हैं आने वाले वक्त में फैसला क्या होता है, लेकिन बांग्लादेश की गतिविधियों पर सबकी नजर बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।